ठीक है। तो कल जो हम लोग किए थे मोबाइल पे, वो थोड़ा सा ठीक से नहीं होगा। तो आज हम लोग उसको क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आप लोग लिम्फ के बारे में बताया था, ठीक है, लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड। So as the blood passes, as the blood passes through the capillaries and tissues, some water, along with many small water-soluble substances, move out into the spaces between the cells of tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. This fluid released out is called the interstitial or the tissue fluid. ठीक है, कहने का मतलब है कि जब ब्लड कैपिलरी से पास कर रहा है तो होता क्या है, पानी के साथ साथ कुछ जो पानी में घुले हुए हैं, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो भी क्या होंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या बचा रह जाता है, तो बड़े प्रोटीन्स बचे रह जाते हैं। ठीक है, वो मूव नहीं कर पाते। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो बचे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है, इसी को हम लोग आईएफ या टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन किसके कंपेरेबल रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, और इसका फायदा क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, गैसेस होगा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट का, मिनरल्स का, गैसेस का, वो इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मदद से हो रहा है। ठीक है, so there is an elaborate network of vessels which is called the lymphatic system. This lymphatic system will collect this interstitial fluid and it will drain it back to the major veins. ठीक है, तो lymphatic system इन्वॉल्व है किसके साथ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। ठीक है, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड इन्वॉल्व है उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। अब ये लिम्फ क्या है, तो कलरलेस फ्लूइड है, क्योंकि उसमें जैसे हीमोग्लोबिन टाइप का कोई पार्टिकल नहीं मिलता होगा। बट दे कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, टी सेल्स। ठीक है, एंड बी सेल्स, टी सेल्स आपको पता ही है क्या काम करते हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो लिम्फ क्या है, बेसिकली इम्यूनिटी के लिए रिकॉग्नाइज। लिम्फ ऑल क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को कैरी करेगा, हार्मोन को कैरी करेगा। या दो फंक्शन है आपका। They contain specialized lymphocytes which are responsible for immune responses. Number two, they are carriers for nutrients and hormones. And the third, which is the most important point, ये fatty acids और fats जो हैं आपके, glycerols जो हैं, they are absorbed through the lymph in the lacteals. ये lacteals के बारे में आपको पहले बताया गया था जब इंटेस्टिनल विलाई पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, कि इंटेस्टिनल विलाई में आपको लैक्टियल्स मिलेंगे जो कि फैट एंड फैटी सब्सटेंस के एब्जॉर्प्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो बेसिकली इसी लिप के जरिए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये लिम्फ का जो फंक्शंस हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लाज्मा के है जैसा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होता है, रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन, वो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हम लोग कल देखे थे वो था सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि सर्कुलेटरी पाथवेज दो तरह का होता है, ओपन और क्लोज। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब है कि आप इमेजिन कीजिए कि चारों तरफ से पाइप से आपका ब्लड आ रहा है और वो एक ओपन वेसल है जिसके अंदर वो ड्रेन कर दिया गया। ठीक है, ओपन कैविटी जिसको हम लोग साइनसेस बोलेंगे। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ, मतलब यहाँ पे कोई क्लोज्ड नेटवर्क नहीं है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ओपन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिलता है। तो दिस इज वन क्वेश्चन।
ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थ्रोपोडा मोलस्क में मिल रहा है। तो बेसिकली ये सिस्टम कहता क्या है, जो ब्लड हार्ट पंप कर रहा है, इट विल पास थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन टैंक्स और स्पेसेस और बॉडी कैविटी, जिसको हम लोग साइनस बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे दो चीज पूछा जाएगा, साइनसेस के बारे में पूछा जाएगा या साइनसेस क्या है। तो इमेजिन कीजिए एक टैंक है जिसमें चारों तरफ से आपका ब्लड ड्रेन होकर आ रहा है। उसके बाद दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट इज फाउंड इन कॉर्डेट्स एंड एनालिडा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो एक नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, जैसे आर्टरीज हो गया, वीन्स हो गया, आर्टेरियोल्स हो गया, वेन्यूल्स हो गया, उसमें वो सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो एक तो क्लोज नेटवर्क है, दूसरे में क्लोज नेटवर्क नहीं है, ओपन स्पेसेस है। ठीक है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, इवोल्यूशनरीली जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो ज्यादा एडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि ऐसे सिस्टम है चूंकि बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, तो उनका रेगुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो पाथ को। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम pathways can be regulated, ठीक है, than when compared with open circulatory system। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिलता है, एनालिट्स कॉर्डेट्स में, ओपन सिस्टम कहाँ मिलता है, तो ऑर्थ्रोपोडा मोलस्क में, साइनस किसको बोलते हैं, साइनस कहाँ दिखेगा आपको, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, और दोनों में से कौन एडवांटेजियस है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांटेजियस है, क्योंकि वहाँ ब्लड का जो मूवमेंट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं अलग अलग टाइप का सर्कुलेशन इसमें भी है। चेम्बर्स ऑफ हार्ट जो है वो अलग अलग नंबर में है, उसको आपको समझना है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब जो मछलियां होती है फिशेस, दे हैव अ टू चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो टू चेम्बर्ड हार्ट का मतलब है कि एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस जो है, जैसे कि आपका और रेप्टाइल्स, क्योंकि क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल क्या, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गेवियलिस, इनमें आपका फोर चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, these are reptiles which have got four chambered heart। ठीक है, फोर चेम्बर्ड हार्ट, और इनको छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के जो रेप्टाइल्स हैं उनमें थ्री चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सक्लूडिंग कैग हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट। ये थ्री चेम्बर्ड हार्ट का मतलब होता है दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ठीक है, वन वेंट्रिकल। अब बाकी जो कैग है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड गैबियलिस, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें कि दो एट्रिया होगा और दो वेंट्रिकल होगा। ठीक है, ये तो हो गया टू चेम्बर्ड हार्ट, थ्री चेम्बर्ड हार्ट और फोर चेम्बर्ड हार्ट। अब एक्चुअली ये फंक्शन कैसे कर रहा है इसको अब आप समझिए। तो जो टू चेम्बर्ड हार्ट है उसको समझिए, जो कि फिशेज में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हार्ट है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट कर रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकला और गिल्स जो है उसको ऑक्सीजनेट करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस इज सप्लाई टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जहां जहां वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा इट विल बी रिटर्न बैक टू द हार्ट। तो कहने का मतलब है दिस इज काइंड ऑफ अ सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो फिशेज में जिनमें टू चेम्बर्ड हार्ट है, दे हैव सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलेशन है इनमें। ठीक है, अब चलिए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एक्सक्लूडिंग कैग, उनमें क्या होता है कि दो एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है आपका। ठीक है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट। तो जो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, इट विल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब चाहे कहीं से गिल से आए, लंग से आए, स्किन से आए। और जो राइट एट्रियम है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा दूसरे हिस्सों से। ठीक है,
और क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल तो एक ही है, तो क्या होगा, ये दोनों जो ब्लड आएंगे यहाँ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, वेंट्रिकल, ठीक है। तो दिस वेंट्रिकल नाउ पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड, कि मिक्स हो गया ना, इधर आपका लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, और इधर राइट एट्रिया से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दोनों इस सिंगल एट्रियम में मिक्स हो गया। मिक्स हो गया तो आप देख रहे हो कि अभी जो पंप करेगा तो दिस विल पंप मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो जहां पे भी 3 चेम्बर्ड हार्ट है आपका 3CH, वहां पे आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, दोनों वेंट्रिकल में आकर मिक्स हो गए, ठीक है। अब आती है 4 चेम्बर्ड हार्ट वाली जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बर्ड्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, गेवियलिस हो गया, मैमल्स हो गया। इनमें क्या है, इनमें आपका दो एट्रिया दो वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट एट्रिया से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो पास हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, और राइट एट्रिया से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पास हो जाएगा राइट वेंट्रिकल को। अब यहाँ पे मिक्सिंग का सवाल नहीं है क्योंकि दो वेंट्रिकल है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। So these ventricles will pump these bloods without any mix up। तो यहाँ पे मिक्सिंग अप होने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि दो वेंट्रिकल है। So there exist two separate circulatory pathways, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो जहाँ पे 4 चेम्बर्ड हार्ट है 4CH, they will be showing complete डबल सर्कुलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्लड मिक्स नहीं कर रहा है क्योंकि दो वेंट्रिकल है। तो ये है आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफी सवाल पूछे जा सकते हैं, खासकर एग्जाम्पल पूछता है वो लोग, और अगर आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करता है तो प्रोसेस का नाम पूछ सकता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ, ठीक है। हम लोग चलते हैं मैमेलियन हार्ट सिस्टम पे, खासकर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग समझेंगे। ये भी आपको कल बताया गया था। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो यू हैव गॉट मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे नेटवर्क है जिससे कि ब्लड पास करेगा, तो ब्लड वेसल्स हैं आपके, और फ्लूइड है जिसको हम लोग ब्लड बोलते हैं, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। अब आपसे यहाँ सवाल पूछा जाता है कि जो हार्ट है वो किस, इसका ओरिजिन क्या है, तो दिस इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ओरिजिन, ठीक है। तो एक्टो एंडो मीजोडर्म आप पढ़े थे, तो जो हार्ट का जो ओरिजिन है वो मीसोडर्म से होता है। ये पहला क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आपको पूछा जाता है। अब हार्ट की लोकेशन क्या है, तो इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में हम लोग लंग्स के बारे में पढ़े थे, दोनों लंग्स के बीच में जो जगह है वहां पे ये हार्ट आपको फिट मिलेगा, बट इसका जो थोड़ा सा जो एंगुलर टिल्ट है वो लेफ्ट की तरफ झुकाव है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड आपका हार्ट। आप इसका साइज क्या है, तो आप अपने मुट्ठी को बांधिए, क्लेंच्ड फिस्ट, जितना बड़ा आपका मुट्ठी होगा उतनी बड़ा आपका हार्ट, ठीक है। अब इस हार्ट का जो बाहर का लेयर जो है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो उसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। ये भी पूछा जाता है कि हार्ट का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। और इस पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म है, याद रखना बेहद जरूरी है, बट बहुत सिंपल।
अब आपको पहले बताया गया कि जो मेमेलियन हार्ट सिस्टम है इंक्लूडिंग आवर्स इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब कि 2 आर्टरिया होगा, 2 वेंट्रिकल होगा। अब यहाँ पे आप एक मेंटल इमेजिनेशन बनाइए, तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि 3D डायग्राम आपको दिखाया नहीं जा सकता। 2D पिक्चर आपको हार्ट का यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ठीक है, फिगर 18.2। सो दिस इज अ 2 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे समझना डिफिकल्ट होता है कि कैसे कैसे हो रहा है। फिर भी यहाँ पे अब आप समझिए, बॉक्स डायग्राम से हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। जैसे 2 रिलेटिवली स्मॉलर चेम्बर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रिया। तो अब इसको बना दिया, ये छोटा छोटा 2 चेम्बर बनाए हम, ये लेफ्ट एट्रिया है और ये राइट एट्रिया है, ठीक है। मैं अपने सहूलियत से बना रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम ड्राइंग, मेरे अपने ड्राइंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और 2 लार्जर लोअर चेम्बर्स हैं जिनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, तो हम नीचे वाले बड़े चेम्बर्स बना देंगे इस टाइप से, ठीक है। ये मेरा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया मेरा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये बॉक्स डायग्राम क्या होता है, इंजीनियर्स को मदद करता है समझने में, बायोलॉजिकल चीज़ों को हम लोग इसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, फिर फंस जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बॉक्स डायग्राम बना के समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो मेंटल इमेजरी बनाने में ये मदद करता है। अब देखिए क्या कहता है आपको, कि a thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and the left atrium। ये ऊपर वाला जो चेम्बर है, इसके बीच का जो ये जो सेप्टा जो है, इसको हम लोग बोलेंगे IAS, इंटर एट्रियल सेप्टा, क्योंकि ये दोनों एट्रिया, लेफ्ट और राइट एट्रिया को सेग्रीगेट कर रहा है। और ये क्या है, थिन है, पतला है। अब उसी तरह ये नीचे वाला जो है उसको हम लोग बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि वो वेंट्रिकल्स को सेग्रीगेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और IVS, ठीक है। एंड दिस इज थिक वॉल, so this IVS will separate the left and the right ventricle। यहाँ से क्लियर हो गया आपका कि जो IAS है इंटर एट्रियल सिस्टम, वो LA और RA को सेग्रीगेट कर रहा है, जो IVS है इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम, वो LB और RB को सेग्रीगेट कर रहा है। तो ये तो डिवीजन है। अब जो एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल राइट साइड में है, so they are also separate। So the atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum। तो ये मान के चलिए, ये जो इलाका है ये क्या है, दिस इज atrioventricular septum, ठीक है। AVS एट्री और वेंट्रिकल को सेग्रीगेट कर रहा है। अब आपको यहाँ पे समझना है, each of these septa are provided with an opening through which the 2 chambers of the same side are connected। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग है, ऐसे ये ओपनिंग बना दिया हमने। ये आपका था एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब वहां से मटेरियल आए जाए एक दूसरे में, इसके लिए हमने क्या बनाया, एक चैनल बना दिया, ठीक है, ओपनिंग। एंड द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व। अब ये तो ओपनिंग है, तो चीज अगर मान लीजिए ब्लड एक तरफ से मूव कर रहा है, वापस बैक फ्लो ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको गार्ड देंगे। तो गार्डिंग करने के लिए एक वाल्व है। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के तरफ जो वाल्व है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपको मिलेगा ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ओपनिंग है, दैट इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व। तो लेफ्ट साइड बाइकस्पिड हो गया, जिसको हम लोग मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, और राइट हैंड साइड राइट ट्राइकस्पिड वाल्व, तो दिस इज कॉल्ड मिट्रल वाल्व, ठीक है। ये सब टेक्निकल टर्म है, आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू मेमोराइज दिस, दूसरा कोई हिसाब किताब नहीं बचता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपके पास मिट्रल वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, राइट साइड आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। सो दे विल
चेक द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द pulmonary artery and aorta respectively are provided with a semilunar valve। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस डायग्राम में हम आपको लेके चलेंगे। तो एक तीसरे तरह का वाल्व है जो कि पल्मनरी आर्टरी और आयोटा का जो ओपनिंग है आपका लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल का, इनको जो ओपन कर रहा है उसको गार्ड करते हैं। सो दे आर रेफर टू अ सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, कहने का मतलब आयोटा पल्मनरी आर्टरी को जो एंट्री पॉइंट है उसको गार्ड करने के लिए आपके पास सेमी लूनर वाल्व हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बार फिर से ये सेक्शन देख लीजिए हार्ट का। ये आपका आयोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, इसको समझना इस तरह के डायग्राम में काफी आसान नहीं होगा, बट फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपका जो ब्लू रंग का दिख रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन हो गया रेड कलर का। ये आपका लेफ्ट एट्रिया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ आपको राइट एट्रिया मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए जो बॉक्स डायग्राम मैंने बनाया वो अपने पर्सपेक्टिव से बनाया, इसने जो बनाया है डायग्राम वो ऑपोजिट पर्सपेक्टिव से बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, नीचे आइए, और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ये बड़े हैं, ये वाले एरिया आप देख सकते हो काफी बड़ा एरिया है। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल के बीच का जो एरिया है उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं ये है। ठीक है, उसी तरह इधर में आपका इंटर एट्रियल सेप्टम होना चाहिए, दोनों एट्रिया को डिवाइड करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह के नोड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड आपको दिखा रहा है। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा नोड आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द सीनो एट्रियल नोड। ठीक है, तो ये आपका सीनो एट्रियल नोड है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि राइट एट्रियम में टॉप और लोअर कॉर्नर पे आपको सैन और एवियन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉडी टेंडिनी आपको दिख रहा है, धागा टाइप का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, ये सब कॉडी टेंडिनी। अब प्लस ये पीला रंग का आपको बंडल ऑफ हिस्स दिख रहा है, एक फाइबर का नेटवर्क है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ एवियन से, फिर इसके ऊपर से निकलते हुए दोनों तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, दी वाल्व्स इन द हार्ट। अब ये वाल्व जो आप पढ़े थे, मिट्रल वाल्व, बाइकास्पिड, ट्राइकास्पिड एंड सेमिलुनर वाल्व, इनका फंक्शन क्या है? तो द वाल्व्स इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करना इनका फंक्शन है। दीज वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक डायरेक्शन में ही आपका ब्लड फ्लो करेगा, और जैसे कि आयोटा से वेंट्रिकल किया और फिर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या आयोटा आप जा रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक ही दिशा में आपका ब्लड फ्लो करे, वापस ना हो जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, उसके लिए आपको ये जो पॉइंट्स है दे आर गार्डेड बाय वाल्व्स। ठीक है, तो तीन तरह के वाल्व्स है, शॉर्ट नोट्स में स्कूल वाले लोग पूछते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट। ठीक है, ये एक चीज है जो आपको याद रखना है, वाल्व। अब नेक्स्ट चलिए, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ये आपको पहले ही बताया गया था। ठीक है, ये जो हार्ट है उसका कॉम्पोजिशन, जो मसल्स आपको मिलेंगे उसको हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, दी वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स में मिलेगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस कि जो वेंट्रिकुलर वॉल है वो मोटा होता है एट्रियल वॉल से। ठीक है, एट्रियल वॉल पतला होगा। ठीक है, अब चलते हैं नोडल टिश्यू की ओर। सो देयर इज अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर called the nodal tissue which is distributed in the heart। ठीक है, ये थ्रू आउट हार्ट आपको देखने को मिलेगा, और एक हिस्सा जो है इस टिश्यू का, नोडल टिश्यू का, इट इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम एंड दैट इज कॉल्ड द सैन। तो राइट एट्रियम के टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आपको ये लेफ्ट एट्रिया बनाया गया था, ये राइट एट्रिया बनाया गया था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बनाया गया था, ये राइट वेंट्रिकल बनाया गया था, ऐसे बनाया गया। ये जो राइट एट्रिया है, अब यहाँ पे सोचिए बॉक्स डायग्राम में
राइट अपर कॉर्नर, यहाँ पे आपको एक टिश्यू मिलेगा, नोडल टिश्यू, जिसको हम लोग सैन बोलते हैं, सिनोएट्रियल। और एक दूसरा नोड मिलता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, विच इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, और एक दूसरा यहाँ पर मिलेगा लोअर लेफ्ट ऑफ द सेम राइट एट्रियम, so that is called एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो दोनों नोडल टिश्यूज हैं, सैन और एरियन, ये आपका राइट एट्रिया का ही हिस्सा है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों जो नोडल मस्कुलेचर आपको मिल रहा है वो आपको इसी राइट एट्रिया में मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, continues from the atrioventricular node, which passes through the atrioventricular septa to emerge on top of the interventricular septum and immediately divide into the right and left bundle। तो वो पिछले वाले डायग्राम में जो येलो कलर का आप देखे थे, ये उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, जो फाइबर्स है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से जो फाइबर निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलेंगे। ठीक है, तो एवियन से निकला, उसके बाद वो एवीएस से होते हुए वो कहाँ निकलेगा, आईवीएस के ऊपर निकलेगा, और फिर आईवीएस के ऊपर निकलते हुए दो भाग में बंट जाता है। ठीक है, एक लेफ्ट की तरफ चल जाएगा, राइट की तरफ चल जाएगा, तो राइट बंडल लेफ्ट बंडल आप लोग बोलेंगे। ठीक है, फिर ये जो ब्रांचेस हैं आपके, इनसे माइन्यूट फाइबर जो हैं वो थ्रू आउट दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड आपको निकलता हुआ दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्किंजे फाइबर। ठीक है, so these fibers along with right and the left bundles are known as bundle of Hess। तो यही आपको येलो करके डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। आप ये पीछे पेज पे आप डायग्राम में जा सकते हैं और वहां आप देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का है, दिस इज द बंडल ऑफ Hess, बट इट इज ऑल्सो नेटवर्क ऑफ पोर्किंजे फाइबर्स, क्योंकि वो दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एवीएम से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से निकलते निकलते ये ऊपर की तरफ आया इसके, हाँ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर, और फिर यहाँ से वो लेफ्ट और राइट की तरफ मूव सेग्रीगेट हो जाता है, जिसको लेफ्ट और राइट बंडल आप बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज समझना है, बंडल ऑफ हिस समझना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट बंडल को आप बोलेंगे अलॉन्ग विथ पुरकिंजे, तो बंडल ऑफ हिस में आप पुरकिंजे फाइबर्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर्स प्लस राइट बंडल लेफ्ट बंडल। ठीक है, तो तीनों चीज है बंडल ऑफ हिस। तो द नोडल मस्कुलेचर की खासियत ये है कि इट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बगैर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब बाहर से उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिला, बट फिर भी वो एक्साइट हो सकता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मतलब कि इट इज ऑटो एक्साइटेबल, इट डज नॉट नीड एक्साइटेशन, एक्सटर्नल स्टिमुली टू गेट एक्साइटेशन या एक्साइटेड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो खुद ब खुद एक्साइट हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझना है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब आप सिंपल वे में समझिए कि जो एक्शन पोटेंशियल तभी होगा जब जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, वो अचानक घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक तरह का मतलब सिग्नलिंग है, आप समझ जाइए। वो सिग्नलिंग जो है उसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें और अगर हम इसको मेजर करें, तो यहाँ वोल्टेज वर्सेस टाइम हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि इस टाइप का, ये जो ऊपर चढ़ा और फिर नीचे आया, ये दिस 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 फेनोमेनन इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है, मतलब उसको सिग्नल मिलते ही वो रीड आउट कर रहा है, मेजर कर रहा है, और तुरंत वो वोल्टेज बढ़ जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कहने का मतलब चूंकि ये नोडल में पढ़ा है, इट इज एक्साइट हो सकता है। अब बात ये आती है कि हार्ट के मस्कुलेचर सिस्टम में
जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो अलग अलग हिस्से में अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कि साइनो एट्रियल नोड सैन है, इट कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, 70 से 75 प्रति मिनट ये जनरेट कर सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, बिकॉज इट कैन इनिशिएट एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। मतलब ये जो दिल धड़क रहा है वो जो धड़कन है उसको इनिशिएट भी कर रहा है, प्लस उसको उसको मेंटेन भी कर रहा है रिदमिक वाइज, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। अब आपको पहले बोला गया कि सीनोएट्रियल नोड जो है वो 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट जनरेट कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा हार्ट का जो बीटिंग है वो भी 70 से 75 टाइम्स प्रति मिनट होना चाहिए। तो एवरेज हम लोग बोलते हैं कि 72 बार 1 मिनट में दिल धड़कता है, ठीक है। तो 72 हार्ट बीट। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ना पावर ऑफ द हार्ट निकालने के लिए फिजिक्स में पूछते हैं। पावर ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो पावर इज वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। अभी आप यही समझिए, ठीक है। हार्ट कितना काम कर रहा है, टाइम दिया रहेगा, पावर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछा गया पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये जो सीनोएट्रियल नोड है ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। बट देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड द पेस सेटर ऑफ द पेस सेटर। मतलब ये जो पेस बन गया उसको अब रेगुलेट भी करना, ठीक है। तो पेस सेटर ऑफ द हार्ट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो सैन होता है पेस मेकर एंड एवियन होता है पेस सेटर ऑफ द, व्हाई, बिकॉज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कैन रेगुलेट द रिदम ऑफ द हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब इफ देयर इज द डिले इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में अगर डिले होता है, तो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है हमारा एपीएम, इट कैन चेंज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एट्रियम। कहने का मतलब है हार्ट रेट को मैनिपुलेट कर सकता है ये, इसलिए हम लोग इसको पेस सेटर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। तो दो टर्म यहाँ इंपॉर्टेंट है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एसएएन, पेस सेटर ऑफ द हार्ट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवीएन, ठीक है। तो कल तक हम लोग यहीं तक पढ़े थे, यहीं तक मैं आपको बताया था कल। आज हम लोग कार्डियक साइकिल में देखें, ठीक है, कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो कहने का मतलब है हार्ट फंक्शन कैसे करता है, कैसे फंक्शन कर रहा है। So let us take a look. To begin with, all the four chambers of the heart are in relaxed state, ठीक है। अब आप उसको मेंटली इमेजिन कीजिए, आपके पास चार चेम्बर, दो एट्रिया है, दो वेंट्रिकल है, ठीक है, ठीक है। दो एट्रिया है आपके पास, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, ठीक है। और दो वेंट्रिकल है, फिर से मैं बॉक्स डायग्राम पे ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका LA RA LV RB, ठीक है। और ये चारों के चारों रिलैक्स्ड स्टेट है, रिलैक्स्ड स्टेट को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल, ये टेक्निकल टर्म है, आपको याद रखना पड़ेगा। डायस्टोल मतलब रिलैक्स, ठीक है। अब आपको बोला गया कि यहाँ जो गार्डिंग है इन दोनों के बीच में, ठीक है, लेफ्ट और राइट, तो इधर आपका बाइकस्पिड वाल्व था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपका ट्राइकस्पिड वाल्व था। सो दीज वाल्व दे गेट ओपन, ठीक है। तो जैसे ही ये वाल्व खुलेंगे तो क्या होगा, जो ब्लड है आपका पल्मनरी वीन्स और वीना कावा से, इट विल फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। तो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया आपका, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है।
क्योंकि ये वाल्व दोनों जो था वो खुल गया है। ठीक है, लेकिन इस समय आपको ध्यान देना है कि जो तीसरा वाल्व है आपका सेमिलुनर वाल्व, ठीक है, जो पल्मनरी आयोटा को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, सो दे आर क्लोज एट दिस। तीसरा वाल्व जो है वो अभी बंद है। अभी आपका पहला स्टेज क्या था, चारों हार्ट जो है, चारों चेंबर्स जो है वो रिलैक्स हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। अब ये जो लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल के तरफ जो वाल्व है आपका बाइकस्पिड, और राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल के तरफ जो वाल्व है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व खुलेगा तो जो ब्लड है आपका वो पल्मनरी वीन्स और वीना कावा से क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट एट्रिया वाला राइट वेंट्रिकल में आएगा। साइमल्टेनियसली इस समय जो आपका वाल्व है सेमिलुनर वो बंद। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना। ठीक है, अब होता क्या है कि ब्लड तो आ गया इधर नीचे वाले चेंबर में। नाउ ये जो साइनो एट्रियल नोड है इट विल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा, ये नोडल टिश्यू। अब ये क्या करेगा, जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इस एक्शन पोटेंशियल के कारण क्या होगा, इट विल स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वो सैम का एक सिग्नल जा रहा है एक्शन पोटेंशियल के जरिए, और उसके कारण आपका जो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो आपका जो पहला स्टेज जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे वो था जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल, और यहाँ आपका सैम के एक्शन पोटेंशियल के कारण क्या हुआ, आपका जो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो उसको हम लोग उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एट्रियल स्टोल। तो स्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन, ये याद रखें। ठीक है, तो अब आपके एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, जो अब मान लीजिए आपका, तो मान लीजिए एक बैग लिया, बैग में आप पानी लिए, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर दी, तो क्या होगा, वो पानी निकलना चाहेगा। ठीक है, so this contraction will increase the flow of blood into the ventricles by about 30%। very important data। ठीक है, तो कहने का मतलब इस एट्रियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड का जो फोर्स है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में 30% तक बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ अब ये जो एक्शन पोटेंशियल सीनो एट्रियल नोड क्रिएट किया था, दैट एक्शन पोटेंशियल विल नाउ ट्रैवल। वो ट्रैवल करके कहाँ जा रहा है, इट इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड एवी बंडल। ठीक है, तो ये जो एवीएन और एवी बंडल है उस एक्शन पोटेंशियल जिसको सैन ने जनरेट किया था उसको अब फर्दर वो ट्रैवल करवा रहा है। ठीक है, और फिर इनसे बंडल ऑफ हिस क्या करेगा, उसको थ्रू आउट वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल पे वो उसको डिस्पर्स कर देगा, जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। मतलब कंडीशन ऐसा हुआ कि अब आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो थ्रू आउट लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल मौजूद है। अब होगा इसके कारण क्या, हाँ, इस एक्शन पोटेंशियल के कारण अब वो तो पहुंच गया, एट्रिया से पहुंच गया आपका वेंट्रिकल पोजीशन पे, तो अब वेंट्रिकुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अंडर द इंप्रेशन ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल व्हिच हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम एट्रियल पोजीशन टू वेंट्रिकुलर पोजीशन। तो अब आपका वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, so this is called ventricular systole। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, आपका देखिए फर्स्ट स्टेज आपका जॉइंट डायस्टोल था, फिर एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। दी एट्री, अब जैसे ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल, तो होगा क्या, एट्रिया जो होगा वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो उसका जो होगा डायस्टोल हो जाएगा। ठीक है, क्या
तो एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। जब ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो आपका एट्रियल रिलैक्सेशन हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, तो ये डबल एरो से आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है कि this will coincide with the ventricular systole. Now ventricular systole increases the ventricular pressure. अब चूंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, आपके ये जो दो वाल्व खुले हुए थे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लड तो आ गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ गया, तो अब पीछे बैकफ्लो ना हो, इसके कारण आपका ये जो दोनों वाल्व है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, ये बंद हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, ब्लड वापस नहीं जाना चाहेगा एट्रिया में। ठीक है, तो आपका जो है वाल्व बंद हो गए। अब क्या है, आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है और बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब ये वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो तीसरा वाल्व है आपका, सेमिलुनर वाल्व, विच गार्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड कर रहा है, लेफ्ट साइड में आयोटा को गार्ड कर रहा है। तो ये जो सेमिलुनर वाल्व है, अब ये झटके से खुल जाएंगे। ठीक है, तो वो दोनों वाल्व बंद हुआ, तीसरा वाल्व जो सेमिलुनर वाल्व है वो खुला। अब खुलेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली it will allow the blood in the ventricles to flow these vessels into the circulatory pathway. ठीक है, तो ब्लड उस रास्ते से निकल रहा है अब। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में गया। ठीक है, अब क्या होगा, वेंट्रिकल से ब्लड खाली हुआ, इसका मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, और क्योंकि ब्लड अब निकल रहा है वहां से, तो वेंट्रिकल का जो प्रेशर वो फॉल कर जाएगा। जब वेंट्रिकल का प्रेशर फॉल करेगा, इसका मतलब सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ब्लड वापस बैक फ्लो करे वेंट्रिकल में। ठीक है, तो जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर खत्म हुआ, फॉल किया, तो ये जो सेमिलुनर वाल्व है ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्लड वापस नहीं आएगा वेंट्रिकल में। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका वेंट्रिकल का जो प्रेशर है और कम होता रहेगा। And then the tricuspid and the bicuspid valves are pushed open by the pressure in the artery exerted by the blood, which are being emptied into them by the vein. तो कहने का मतलब वेन से जो ब्लड आ रहा है अब आपका एट्रिया में, उसके कारण क्या है, आपके जो ये वाल्व थे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वापस फिर से खुलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर से ब्लड क्या है, इट अगेंस्ट नाउ फ्रीली मूव्स टू दी वेंट्रिकल। ठीक है, तो हम वापस उसी जगह पर आ गए जब वेंट्रिकल और एट्रिया जो है एक जॉइंट डायस्टोल रिलैक्स स्टेज। ठीक है, और कहने का मतलब है यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। आपका सीनो एट्रियल नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और ये जो इवेंट्स हैं ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट बोल सकते हो आप, या फिर हाउ डज द हार्ट फंक्शन। ठीक है, तो यही आपको समझना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या है, आपका चारों चेम्बर्स जो हैं वो रिलैक्स पोजीशन पे हैं, जॉइंट डायस्टोलिक पोजीशन पे है। अब होगा क्या कि ऊपर वाला ब्लड जो आ रहा है नीचे, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, ब्लड फ्लो करके लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में आएगा। इस समय आपका सेमिलुनर वाल्व बंद रहता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली आपका सिनोएट्रियल नोड जो है एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, उसके एक्शन पोटेंशियल के इम्प्रेशन में जो आपका जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब ब्लड फ्लो टू द वेंट्रिकल विल इंक्रीज, डेटा से 30% तक बढ़ सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो एक्शन पोटेंशियल सैन जनरेट किया था वो फर्दर इट मूव फ्रॉम द एट्रियल साइड टू द एंटायर वेंट्रिकल मस्कुलेचर, और इसमें इसको कंट्रीब्यूट कौन करता है, एवीएन करता है, और एवी बंडल करता है, और फिर बंडल ऑफ हिस करता है। ठीक है,
अब होगा क्या, जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल पोजीशन पे किया तो वेंट्रिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। अब जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो साइमल्टेनियसली आपका एट्रिया रिलैक्स करेगा, सो देयर इज एट्रियल डायस्टोल। अब चूंकि वेंट्रिकल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा मतलब कि ब्लड वापस न चला जाए एट्रियल में, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। वो बंद हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा और सेमिलुनर वाल्व खुलेगा, ब्लड फिर वेंट्रिकल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा, प्रेशर जो है वेंट्रिकल का वो फॉल कर जाएगा। ठीक है, प्रेशर फॉल करेगा, सेमिलुनर वाल्व वापस बंद हो जाएगा। तो ये जब कंडीशन है, जब ब्लड सेमिलुनर वाल्व के जरिए वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, उसको हम लोग वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब फिर से अब वापस वही चीज होगा, बीन से वापस एट्रिया में ब्लड आएगी और फिर आपका बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, फिर से आपका सैन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, so this sequential event in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle। तो ये जो इवेंट्स हैं आपके सारे के सारे, जिसको लोग कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, किसका, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। अब आपको पहले यहाँ बताया गया कि जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है, इसका मतलब 72 कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट। ठीक है, तो ये जो अभी आप डिस्कस किए हैं वो 72 बार होती है 1 मिनट में। ठीक है, सो वी कैन इजिली डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। आप कर सकते हो ना, क्योंकि 60 है मिनट, 60 सेकेंड और ये 72। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो कितना हो रहा है, 0.8 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, so during a cardiac cycle each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood which is called the stroke volume। ठीक है, तो एक बार कार्डियक साइकिल में 70 मिलीलीटर ब्लड जो है वो पंप आउट कर रहा है आपका वेंट्रिकल, 70। तो 72 इंटू 70 आप निकालोगे तो वो टोटल आउटपुट हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, so this 70 ml is called the stroke volume। ये आपसे पूछ सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। Now this stroke volume multiplied by the heart rate which is the number of beats per minute will give you the cardiac output। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास लगभग 5040 आता है ये। ठीक है, 5 लीटर इज द, इसी को आपका किताब 5 लीटर लिख रहा है which is the cardiac output। So therefore the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute। It averages 5 liter in a healthy individual। ठीक है, तो आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो लगभग 5 लीटर है प्रति। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। अब बात आती है कि क्या इसको हम अदल बदल सकते हैं। सो द बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर दिस स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको हम चेंज कर सकते हैं और हार्ट रेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो सकता है। तो कार्डियक आउटपुट भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो योगा में तो हम लोग यही कर रहे हैं, हार्ट रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे एक यौगिक पर्सन और एक एथलीट को, तो एथलीट दौड़ रहा है तो उसका ऑब्वियसली जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा है, 100 के आसपास रहता है, 100 105 इस टाइप से। या जो हेवीली डायबिटिक इंडिविजुअल है उसको 100 105 इस टाइप से हार्ट रेट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आपका कार्डियक आउटपुट हो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हार्ट पे प्रेशर है काम करने का। तो द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, काफ़ी ज़्यादा है। एक नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल से कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप दौड़ रहे हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ गया। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये अब क्लिनिकल स्टेथोस्कोप आप उठाइएगा और उससे अब आप जब चेक करते हो तो यू कैन इजीली हियर दीज 2 साउंड्स। ठीक है, तो हर एक कार्डियक साइकिल में 2 साउंड आपको मिलेगा। द फर्स्ट साउंड इज कॉल्ड द लब। लब का मतलब है जब आपका ये दोनों वाल्व बंद होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, तो लब करके साउंड है।
दूसरा साउंड आता है हार्ट साउंड, उसको बोलते हैं डब। और ये कब होता है? जब आपका सेमिलुनर वाल्व बंद होता है। ठीक है, तो इससे आप क्रिटिकल डेटा है ये, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, इससे पकड़ सकते हैं कि क्या दिक्कत चल रही है इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये जो है आपका हार्ट साउंड, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दो तरह का हार्ट साउंड है, लब एंड डब। लब का मतलब है जब आपका बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है तब आपको लब सुनाई देगा, और जब सेमी लूनर वाल्व बंद होता है तब आपको सुनाई देगा डब। ठीक है, तो लब एंड डब, ये दो तरह के आपके पास हार्ट साउंड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम दे सकते हैं कि एन एथलीट इज रनिंग एंड उसका हार्ट रेट 100 टाइम्स पर मिनट है। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट इज 660, let's say 60 ml. So what is the cardiac output? So 60 into 100, 6000 ml, 6 लीटर। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल से बेसिकली आपके पास जो फ्लो ऑफ द इवेंट्स हैं वो पूछा जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इवेंट्स। ठीक है, और दूसरा आपसे ये कार्डियक आउटपुट का क्वेश्चन पूछा जाता है, और तीसरा आपसे हार्ट साउंड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीन तरह के क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट साउंड। ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। ठीक है, तो इसका नाम सुने होंगे आप, ईसीजी, ईईजी। ठीक है, तो ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो मतलब हार्ट से संबंधित। अब यहाँ लिख रहा है, देखिए वो, यू आर प्रोबेबली familiar with this scene from a typical hospital television show। कभी कभी किसी फिल्म में आप दिखा रहे होंगे कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो एज अ पेशेंट पे बेड पर लेटा हुआ है और एक मॉनिटरिंग मशीन लगा हुआ है, और उस स्क्रीन पे आपको कुछ सिग्नल्स बनते बिगड़ते दिखते हैं। ठीक है, बहुत सारा ये में आपको दिखेगा। तो पेशेंट इज hooked up on the monitoring machine which shows voltage traces on the screen and makes the sound pip 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 as the patient goes into cardiac arrest। ठीक है, तो ये आप देख होंगे। so this type of machine is called the electrocardiograph। ठीक है, तो मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक है, और जो आउटपुट इस मशीन से मिलता है, जो आउटपुट जो रीडिंग है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। कार electrocardiograph is the machine, electrocardiogram is the reading or the output of the machine। ठीक है, so this ECG electrocardiogram is the graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle। ठीक है, तो हार्ट सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, ये ईसीजी कराते हैं। तो जो ईसीजी का आपको आउटपुट मिलेगा वो एक पतला सा शीट रहता है, लंबा सा। ठीक है, जिसमें आपको ग्राफ बना हुआ मिलेगा। वो ग्राफ बेसिकली है क्या? तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट की, हाँ, एक कार्डियक साइकिल में, उसी को ये दिखाता है। ठीक है, सो टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एज शोन इन द फिगर 18.3। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देखिए एक पी है, दिस इज क्यू है, उसके बाद देखिए एक तरह का एक्शन पोटेंशियल है आर, फिर ये एस है, फिर ये देखिए टी है। तो ये इसको हम लोग पी क्यू आर एस टी को। ठीक है, तो इस तरह का आउटपुट को अगर हमको ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को कनेक्ट कर देंगे मशीन से और तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स लेंगे। ठीक है, ये लीड्स आप कहाँ कहाँ रखेंगे, तो एक एक रिस्ट पर हम लगा देंगे, लेफ्ट और राइट हैंड के रिस्ट पे, कलाई पे, और तीसरा जो है वो लेफ्ट एंकल पे लगाएंगे। ठीक है,
अब इससे हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली हम हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं 3 लीड की मदद से। लेकिन अगर हमको बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन करना है हार्ट के फंक्शन का, तो हम मल्टीपल 10-12 लीड्स भी लगा सकते हैं चेस्ट रीजन। ठीक है, तो आप देखे होंगे हॉस्पिटल में नॉर्मली चेस्ट रीजन में वो मल्टीपल लीड्स लगाता है और उसके बाद वो ईसीजी रीड आउट लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक जो टर्म है PQRST, इसका अपना मतलब, each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity in the heart। कहने का मतलब ये PQRST से PQRST नहीं है, इट रिप्रेजेंट कि हार्ट किस तरीके से स्टिमुलेट हो रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, जैसे P वेव देखिए, P वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ठीक है, तो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो सिस्टोल आपको कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोलते हैं, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और डीपोलराइजेशन, एक्साइटेशन, कुछ भी आप। अब उसके बाद आता है ये QRS कॉम्प्लेक्स। ये so this QRS complex represents the depolarization of the ventricle। ventricle मतलब this represents ventricular systole। ठीक है, ventricular contraction। ठीक है, so this is ventricular contraction or ventricular systole, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है QRS complex। ठीक है, so this initiates the ventricular contraction, the contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole। ठीक है, तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को मैप आउट करता है। अब उसके बाद आता है आपका टी वेव। The T wave represents the return of the ventricles from the excited to the normal state, which is called the repolarization। ठीक है, तो वो वापस अपने वेंट्रिकल्स जो होंगे वो एक्साइटेड स्टेट से वापस रिलैक्स स्टेट पे आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वापस रिलैक्स स्टेट पे आ जाएंगे। ठीक है, सो द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है ये सिस्टोल जो है आपका वो एंड हो गया, दिस एंड। ठीक है, वो नॉर्मल स्टेट पे आ गया आपका जो वेंट्रिकल है। तो आप देख रहे हैं कि एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन हम देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, obviously by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period one can determine the heart rate of an individual। ठीक है, तो आप QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट कीजिए 1 मिनट में कितना होता है, so that will give you the number of heartbeat। ठीक है, और पर मिनट निकालिएगा तो हार्ट बीट रेट निकल जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि इस वेव में आप कौन सा कॉम्प्लेक्स आप हार्ट बीट के लिए चेक कीजिएगा। ठीक है, दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स। Since the ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates possible abnormality for the disease। So अब होता क्या है कि नॉर्मल इंडिविजुअल का जो ECG है वो सेम टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट रियली में सफर कर रहा है हार्ट डिजीज से, तो थोड़ा ना थोड़ा डेविएशन देखने को मिलेगा, तो वही डेविएशन जो है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बन जाता है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है इस ECG रिप्रेजेंटेशन यही पूछते हैं कि P क्या रिप्रेजेंट करता है, बैटरी सिस्टोल, QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये सिस्टोल कहाँ एंड कर रहा है एट द एंड ऑफ द टी वेव। ठीक है, तो उसी को दूसरे टर्म में वो लोग डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन पूछ सकते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रिपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद हार्ट बीट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू विल चेक, वी विल काउंट द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि ECG जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो अब एक नॉर्मल स्टेट में हेल्दी इंडिविजुअल में ECG सबका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो उस स्टैंडर्ड ECG जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का उससे हम कंपेयर कर सकते हैं पेशेंट का। ठीक है, अगर डेविएशन निकला तो दैट माइट इंडिकेट सम डिजीज स्टेट और एबनॉर्मल। ठीक है, तो उसी को डॉक्टर लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए मानेगा।
यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ईसीजी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कार्डियक साइकिल जो हम लोग अभी डिस्कस किए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डबल सर्कुलेशन आता है, और फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी आती है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, और कुछ पॉइंट्स हैं वो सब आएंगे, आपके समरी आएंगे, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।